अहमद पटेल अब इस दुनिया में नहीं रहे। आज सुबह 3:30 बजे उनका इंतकाल हो गया। इस बात की जानकारी उनके साहबजादे, उनके बेटे ने ट्विटर के जरिए दी। एक ऐसे शख्स का जाना जो एक बहुत बड़ा नुकसान न सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए बल्कि पूरे मुल्क के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है, कभी ना पूरा होने वाला, बल्कि इसको नुकसान कहा जाए। श्रीमती सोनिया गांधी ने बयान दिया, उन्होंने कहा कि एक वफादार दोस्त मैंने खो दिया, एक साथी मैंने खो दिया। प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। बहुत सारा उनका जो एक ताल्लुक का जो दायरा था वो बहुत बड़ा था। मीडिया में अक्सर नहीं आया करते थे, मीडिया शाही खुद को कहा करते थे, लेकिन मीडिया में उनके जो ताल्लुकात थे तमाम पत्रकारों के साथ वो बहुत अच्छे थे। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। हमारे साथ बहुत करीबी मोहम्मद अदीब साहब, उनका बहुत नजदीकी रही अहमद पटेल साहब से। इसके अलावा हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री जी भी हमारे साथ हैं। अदीब साहब, बहुत बड़ा नुकसान है सभी के लिए, मुल्क के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए, लेकिन हम जानते हैं कि आपके लिए निजी तौर पर, जज्बाती तौर पर एक बहुत बड़ा नुकसान है उनका जाना। जी, मुझसे कहा आपने कि जी जी जी, आपके लिए कह रहा हूं कि निजी तौर पर, जज्बाती तौर पर बहुत बड़ा नुकसान है आपका, अहमद पटेल साहब का इंतकाल। जी, मैं तो जाती तौर पे तो मैंने अपना एक मोहसिन, मेरा दोस्त, मेरा भाई चला गया। कांग्रेस पार्टी को नुकसान तो हुआ है। मैं समझता हूं कि मौलाना आजाद के बाद एक ऐसा मुसलमान लीडर आया था जिस पे हमें बड़ा नाज था। वैसे तो मैं फखरुद्दीन अहमद के भी करीब रहा, क्योंकि मैं तालिब इल्मी के ज़माने से उन्होंने मुझे पिक किया था जब मैं अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में था, जी और उनके साथ भी रहा। मैं उनकी खूबियां भी जानता हूं, लेकिन इस शख्स के बारे में लोगों को पूरा अंदाजा नहीं है। लोग सियासी एतबार से उनको बहुत ऊंचा मकाम देते हैं, और है भी उनका मकाम, लेकिन इस्लाम जो इंसानी कदरें थी उसका कोई तसव्वुर आप लोग नहीं कर सकते यार। ऐसा ऐसा नाजुक दिल था, ऐसे लोगों की मदद करते थे खामोशी से। इन हाथों ने न जाने कितनों की मदद की है, और रकम मदद उनकी थी, और कहते थे कि कभी मेरा नाम मत लेना। जी जी तो मैं तो ये समझता हूं कि एक निहायती, कहना चाहिए कि शरीफ इंसान, एक ऐसा इंसान जो पूरी जिंदगी सियासत में रहा, अपनी वैल्यूज को खत्म नहीं किया। जी उनकी जो लॉयल्टी थी वो सोनिया गांधी के साथ ऐसी थी। मेरे इख्तलाफात होते थे उनसे, और मैं कहता था कि देखिए कांग्रेस ये गलत कर रही है। वो जानते भी थे, कहते भी थे, लेकिन मुझसे कहते थे तुम बहुत जज्बाती हो। जी अगर सोनिया जी कमजोर पड़ गई तो कांग्रेस ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगी। इसको बिखरने न देना, क्योंकि कांग्रेस अगर बिखर गई तो ये मुल्क बचेगा नहीं। लॉयल्टी का ये आलम था कि मेरे सियासी ताल्लुकात तो बहुत बाद में हुए, लेकिन मेरा उनसे पहला ताल्लुक जी 90s में हुआ था, जब हम चंद लोगों ने एक टीम तैयार की थी जिसमें अलीगढ़ के, जामिया के मेरे दोस्त, पूसा इंस्टीट्यूट के साइंटिस्ट कुछ थे, और कुछ प्रोफेसर शमीम वाला बरेली के थे। हम सब लोगों ने यह फैसला किया कि भाई बीजेपी उठ रही है, यानी नफरत का जो माहौल बन रहा है जी उसके खिलाफ लड़ा जाए। हम लोग गुजरात गए थे उस वक्त, अंकलेश्वर से, जहाँ के रहने वाले हैं। वहाँ ये कांग्रेस में आ गए थे। शिखावत क्या नाम था उनका, वो बघेला, विनोद जी बता देंगे। बघेला, जी, शंकर सिंह बघेला शंकर जी। सिंह बघेला।
ये खड़े थे और उनके खिलाफ एक अहमद पटेल के खास और खास लीडर थे, वो मुसलमान थे वो जी और वो चंद हजार वोट से हारे थे। वहां अहमद पटेल हमसे मिलने आए कि भाई ये कौन लोग हैं जो कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं। हमारे होटल में आए थे तो हमने उनसे कहा कि हम लोग कांग्रेसी लोग हैं, पाप की पार्टी के नहीं हैं, हमें मुल्क की फिक्र है। जी ये हमारी उनकी पहली मुलाकात थी। फिर 2002 जब हुआ तो मैंने इनको देखा कि ये भी मेरे साथ रो रहे थे। दोस्ती बढ़ती गई। जी। चलिए, आपने अक्सर पहली मुलाकात का जिक्र किया, आपसे जो आखिरी मुलाकात हुई उस पर भी हम आएंगे। विनोद जी का एक रिएक्शन ले लेते हैं। विनोद जी, मीडिया शाही अपने आप को कहते थे, कभी मीडिया में कोई बयानबाजी उनकी नहीं होती थी, और उसके बावजूद उनके जो जितने भी पत्रकार थे उनके साथ बड़े बेहतरीन रिश्ते थे। एक एक पत्रकार को नाम से जानते थे वो, इतनी एक एक नजदीकियां थी। विनोद जी। देखिए, अहमद भाई से मेरा भी परिचय लगभग 30 साल पुराना है। जी और मतलब उस दौर की बात है जब वो राजीव गांधी के खुद करीब थे। फिर नरसिंह राव सरकार का जमाना आया, वो पहले शख्स थे जिन्होंने इस्तीफा दिया था। उस समय याद होगा जब बाबरी जी 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 मस्जिद गिराई गई थी। तो हम लोगों का एक संवाद था, एक पत्रकार के नाते मैं उनसे मिलता था। लेकिन उनका जो असली जो समय था एक कद्दावर नेता के रूप में, वो 2004 से शुरू होता है, जब वो सोनिया गांधी के पॉलिटिकल सेक्रेटरी बन करके आए थे और यूपीए की सरकार शुरू हुई। तब पूरे देश ने अहमद पटेल को ढंग से जाना कि अहमद पटेल क्या है। और हम सब लोगों का भी मतलब वाकफियत पहले से भी थी, लेकिन तब जी और ज्यादा नजदीक हुए, ज्यादा जुड़े। जैसा आपने कहा, मीडिया शाही वो बहुत थे, और लेकिन मीडिया से दोस्ती बहुत थी, संबंध बहुत अच्छे थे उनके। सबसे संबंध उनके बहुत अच्छे थे। उनका मीडिया में कोई दुश्मन नहीं था। मतलब इस मामले में मैं कहूंगा वो अजात शत्रु थे मीडिया जी में। जी और हम लोगों को खासकर जो हम लोग रिपोर्टिंग करते थे, किसी भी खबर के बारे में अगर बात करनी होती थी तो अहमद भाई फोन उन पे उपलब्ध हो जाते थे। और अगर फोन उनका नहीं उठता था तो उनका फोन आ जाता था, भले ही आधी रात को आए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और बड़ी साफगोई के साथ अगर कोई जानकारी उनसे मांगे तो अगर उनको जानकारी, आमतौर पर तो सारी जानकारी होती थी, तो वो जानकारी देते थे। और जिस चीज साथ में ये भी कह देते थे कि भाई ये बात तो है लेकिन हमारी यहाँ कोई बात नहीं हुई है, मतलब ये है कि आप अपने ढंग से इसको यूज करिए। जी और अगर मना करना होता तो साफ मना कर देते थे। वो मतलब लटकाने वाला नहीं था। इस मामले में बड़ी वो साफगोई थी। मददगार वो सबके थे, इंसानियत उनके अंदर बहुत जबरदस्त थी। मैं अपना पर्सनल एग्जांपल बताऊं, मैं अपनी बेटी की शादी के लिए उनको इनवाइट करने गया तो बड़े खुश हुए। पूछा, संयोग से मेरा दामाद जो है वो गुजराती है। जी तो मैंने बताया तो बड़े खुश हुए, बोले अच्छा भाई अब तो हमारी आपकी रिश्तेदारी भी हो गई, मैं भी गुजराती हूँ। मैंने कहा। और उसके बाद देखिए एक पर्सनल टच उन्होंने दिया। उन्होंने कहा विनोद भाई किसी चीज की कोई मदद की जरूरत हो तो मुझे बताइए, मैं हर तरह से आपके लिए तैयार हूँ। मैंने कहा नहीं अहमद भाई, जी। सब ईश्वर की कृपा से सब चीजें ठीक है, कोई ये दिक्कत नहीं है। पूछना अपने आप में काफी हाँ, ये होता है। पूछना बड़ी बात है। और 2016 की बात है जब सरकार में नहीं थे। जी तो बोले, और मैंने कहा आपको आना जरूर है, बस मेरे लिए यही मदद होगी, आप आए। तो आप देखिए उस दिन वो बाहर थे कहीं, तो सुबह उनका फोन आया मुझे कि विनोद भाई मैं बाहर हूँ दिल्ली से, अगर देर हो जाए तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी। मैंने कहा कितनी देर हो जाए? बोले 11 साढ़े 11 तक। मैंने कहा नहीं, आराम से आप 12 बजे तक आइए, मैं आपका इंतजार करूंगा। और वो करीब 11 सवा 11 बजे आए, बच्चों को आशीर्वाद दिया, मेरे दामाद से गुजराती में बात करनी शुरू कर दी। हालांकि दामाद मेरा बंबई में पला बढ़ा है तो गुजराती ज्यादा उसको नहीं आती थी। फिर वो रुके बैठे। तो इस तरह के निजी रिश्ते भी वो निभाते थे। मीडिया में उन्होंने आना शुरू कर दिया था जब सरकार चली गई यूपीए की। और 2015 के बाद से उन्होंने थोड़ा सा, एक तो सोशल मीडिया में भी सक्रिय हो गए थे, फिर कुछ इंटरव्यूज भी दिए उन्होंने, स्टेटमेंट्स भी देना शुरू किए। हम ही लोगों ने उनसे कहा कि भाई अगर आप लोग मीडिया शायद अभी भी बने रहेंगे तो पार्टी का पक्ष जो है बड़े नेताओं को खाली सोनिया गांधी राहुल गांधी से थोड़ी होता है, या प्रवक्ता जो है वो अपनी जगह है, लेकिन आप जैसे लोगों को भी आना चाहिए और ये पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहिए। तो वो आने लगे थे। अब मतलब एक तरह से मैं तो उनके अगर एक लाइन में कहा जाए, अदीब भाई गवाह हैं इसके, आप सब भी गवाह होंगे कि वो कांग्रेस के लिए दर्द भी थे और दवा भी थे। बेशक। तो इसलिए कांग्रेस में एक बहुत बड़ी जमात थी जो उनकी तमाम आलोचना भी करती थी, लेकिन उससे बड़ी जमात थी जो उनकी तारीफ भी करती थी।
और जो कहती थी। ऐसे लोग भी आपको मिल जाएंगे जो कहते मिलेंगे अरे भाई अहमद पटेल की वजह से सारा गड़बड़ हो गया, लेकिन उससे ज्यादा लोग ऐसे मिल जाएंगे जो कहेंगे अहमद पटेल संभाले हुए। मैं एक मिसाल तो ये देता बड़ी हूँ, दिलचस्प बात रही। मैं एक मिसाल देता हूँ और अदीब साहब इसका खुलासा और बेहतर तरीके से कर देंगे, क्योंकि अदीब साहब का लंबा साथ रहा है उनके साथ। पिछले से पिछला इलेक्शन जो गुजरात विधानसभा का चुनाव था, जिसमें जब नरेंद्र मोदी वहां पर चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, तो कांग्रेस पार्टी ने भी वहां पर सॉफ्ट हिंदुत्व के इशू पर चुनाव लड़ा था। और उस सॉफ्ट हिंदुत्व में अहमद पटेल क्योंकि फिट नहीं बैठ रहे थे, लिहाजा अहमद पटेल को गुजरात में कांग्रेस ने थोड़ा साइडलाइन किया था, यहां तक के मंच तक नहीं शेयर करने दिया। 2012 की बात है ये 2012 की बात है। तो आप जरा अंदाजा लगाइए, इतना बड़ा नेता, इतना कद्दावर नेता, और उसके साथ अगर कांग्रेस पार्टी ये बर्ताव करती है, उसके बावजूद उनकी जबान से कभी भी आला कमान के लिए या पार्टी के लिए कोई एक शब्द नहीं निकला। नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। देखिए वो जिसको कहते हैं ना वफादार से मेरा मतलब ये है कि जो राजीव गांधी परिवार जो है 10 जनपद जी, वो और पार्टी दोनों के प्रति उनकी लॉयल्टी बहुत जबरदस्त थी, बहुत वफादारी थी। जी, और कई बार वो कहते थे, जैसे हम लोग जब उनसे अलग बात कभी मिलते थे तो खुद कहते थे यार विनोद भाई बहुत थक गए हैं, क्या करें, अब कई बार लगता है अपने को विड्रॉ कर लें, चले जाएं वापस, इस तरह की बात भी करते थे। तो अदीब साहब इस पर रोशनी डालेंगे और ज्यादा। जी, आपने 2012 का जिक्र किया। 2012 में हमारे इख्तलाफात हो गए कांग्रेस पार्टी से, क्योंकि 2012 में हम लोगों की, कांग्रेस की पोजीशन ये थी कि वो कम से कम 100-150 सीटें यूपी में ला रही थी। लेकिन उस वक्त ये हुआ कि टिकट बंटना शुरू हुए नॉन कांग्रेसीज के, और मैंने जाके अहमद भाई से कहा कि साहब ये क्या कर रहे हैं आप। हाई कमांड से मिला, जब उन्होंने नहीं सुनी तो मैंने कहा कि भाई मैं कांग्रेस को सपोर्ट नहीं करूंगा, और मैं क्योंकि मुलायम सिंह हरा सकते हैं इसलिए मुलायम सिंह को सपोर्ट करूंगा। तो ये अहमद भाई जानते थे, वो थोड़े मुझसे नाराज हुए। पहली बार हमारी उनकी नाराजगी हुई और उन्होंने मुझसे कहा कि मैडम को बड़ी शिकायत है। तो मैंने कहा मैं उनका एहसान मानता हूं, लेकिन मैडम को ये बात समझनी चाहिए कि अगर कांग्रेसियों को नहीं लड़ाएंगे और बीजेपी और आरएसएस के लोगों को टिकट दे देगी कांग्रेस, तो कहेंगे हम सब जानते हैं लेकिन तुम ये मत करो। बहरहाल हम क्योंकि एंटी बीजेपी हैं इसलिए हमने मुलायम सिंह को सब। हमारे इनके रंजिश हुई, कोई महीने 2 महीने के बाद मैंने इनको फोन किया, तो पहली बार इन्होंने बड़ा ऐसे साउंड किया कि तुमने मुझे छोड़ दिया। मैंने कहा मैं मिलना चाहता हूँ। अच्छा। और मैं गया तो मैंने कहा कि देखिए अब हम आपके सियासी मामला नहीं बोलेंगे। तो एकदम से मेरा हाथ पकड़ लिया, कहा कि ठीक है, तुम जब बोलते हो सियासी बातें तो मुझे बहुत फेस करनी पड़ती है, मेरी बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन अपना हम तुम खत्म नहीं करेंगे। जी। हमने 2012 के बाद कोई सियासी पहलू पर इनसे बात नहीं करी, लेकिन ये जरूर है कि हमारा उनका रिश्ता रहा। बहुत से लोग ये देखते रहे कि साहब अब तो अदीब साहब इनके घर बहुत कम आते हैं, पहले तो अंदर ही बैठे रहते थे। जी। उनको ये बात मालूम नहीं थी कि हमारा उनका क्या एग्रीमेंट हुआ है। हम उनको फीडबैक जरूर देते थे लेकिन सियासत पे बात नहीं करते थे। यहाँ तक कि जब मैंने एक अपनी किताब लिखी अहमद भाई के बारे में, जैसे अभी विनोद भाई ने कहा, वो हमेशा देर से जाते थे, हर फंक्शन में अवॉइड करते थे। तो मैंने कहा कि किताब का मैं इजरा कर रहा हूँ और इसमें आप तो 3:30 बजे आएंगे, लेकिन ये 3 बजे मैंने ऐलान किया है। आप यकीन करें कि वो सब स्टेज बनाया जा रहा था, ये 2 बजे वहां बैठ गए जाके। अब लोग बड़ी हैरत में कि अहमद पटेल इतनी जल्दी क्यों आ गए। तो उन्होंने कहा कि भाई मेरे भाई ने किताब लिखी है इसलिए मैं 2 ही बजे आ गया कि इनको शिकायत दिया ना हो कि मैं देर से आया हूँ। तो वो हमारे हमसे जो उनको इख्तलाफ होता था या शिकायत होती थी कि भाई तुम बहुत मुंह फट हो
और तुम सियासी बात नहीं करते हो। मैंने कहा अहमद भाई, मैं सियासी आदमी नहीं हूं, इसलिए हम आपको कोई सियासी बात नहीं करेंगे। जी लेकिन मैं ये समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी आज के दौर में अगर कोई कांग्रेस को संभाल सकता था जिस तरीके से खबरें चल रही हैं, जी, मैं नहीं समझता कोई दूसरा रिप्लेसमेंट होगा आखिरी मुलाकात जिसको का हमने कांग्रेस जिक्र किया था। प्रेसिडेंट को भी जितना उन पर यकीन था। और उनकी लॉयल्टी तो ये थी कि वो कहते थे कि अगर सोनिया जी कमजोर हो गई तो कांग्रेस बिखर जाएगी, बिखर कुछ जाएगी। समेटने वाला नहीं होगा। बहुत जगह उन्होंने इल्जामात भी लिए हैं। आपने बिल्कुल सही कहा कि वो उनके ऊपर बड़े बड़े इल्जामात लगे, वो नाराज भी हुए हैं, जी उनको बहुत तकलीफ भी पहुंची है, उनकी बातें मानी नहीं गई कई बार। वो चीज मैं नहीं कह सकता यहाँ, लेकिन वो सिर्फ एक बात कहते थे कि एक बार उन्होंने मुझसे कहा था कि अदीप भाई दिल चाहता है कि अब चलिए अंकलेश्वर चलते हैं। मैं उनके फार्म हाउस पे भी कहीं गया था, वहां रहा हूँ उनके यहाँ। जी तो कहते थे चलिए वहीं चलते हैं। अब मैं थक गया हूँ। कभी कभी ये जुमला जरूर कह देते थे वो, लेकिन पार्टी के खिलाफ या कभी किसी प्लेटफॉर्म पर आपकी आखिरी मुलाकात किसी कब के हुई लिए उन्होंने हरदीप कभी साहब? कुछ नहीं बोला। आखिरी मुलाकात ऐसे आपकी? पॉलिटिशियंस आज के दौर में नहीं है। एक आपकी बहुत बड़ी शख्सियत उठ गई, मेरे दोस्त के अलावा भी आपकी आखिरी हिंदुस्तानी मुलाकात कब हुई सियासत थी? में। और जो उनका रिश्ता था वो सबके नंबर जिनसे वो करीब थे, उनको कोई रात के 12 बजे या 11 बजे, जी आप ताज्जुब करेंगे, एक जमाने में रमजान में मेरे ख्याल से 2:30-3 बजे, कई बार तो ऐसा हुआ कि हम शाम को गए हैं और वहां से सहरी करके आए हैं सुबह पांच जी जी बजे जी वो वो उस वक्त जब पता नहीं कब सोते थे कब जागते थे, लेकिन वो अपने दोस्तों को सबको वो पहचानते थे। उनको ये भी मालूम था कि कौन किस मकसद से आ रहा है। आपकी एक आखिरी आध बार मुलाकात मैंने कब देखा हुई? कि 2-3 मौलवी आए, मेरे कुछ इख्तलाफात हुए, मैंने कहा तो उसमें भी चुप हो गए। तो बाद में बोले अरे मुझे मालूम है हरदीप भाई, ये सब आने दिया कीजिए, मत भोला कीजिए, आप इतना इतने खुर्रे क्यों हैं। मैं कहा भाई मुझसे सियासत ऐसी नहीं होती। तो वो हमारे उनके जो इख्तलाफात की वजह ये थी कि वो हर चीज अंदर रख जी लेते थे। अदीप साहब, मेरी आवाज मिल रही आज है का आपको? पॉलिटिशियन अंदर नहीं रखता है। मेरी आवाज वो आपको मिल आज रही का है? पॉलिटिशियन दिखावा करता है। अहमद पटेल ने कभी दिखावा नहीं किया, कभी अपने को सामने प्रोजेक्ट नहीं किया। लेकिन मैं जानता हूं बहुत से मेरी कम्युनिटी के लोग बहुत बहुत ही शिकायत करते हैं, कई बार मुझसे कहा, शिकायत की। लेकिन मैं आपसे यकीन से कहता हूं कि जितना काम उन्होंने खामोशी से अपनी कम्युनिटी के लिए किया, उनकी भलाई के लिए किया, कोई दूसरा लीडर मुझे नजर नहीं आता। जी, मेरी आवाज मिल आप रही है आपको? ऐसे जाके पूछ लीजिए तो अहमद पटेल ने ये कर दिया और अहमद पटेल ने ये कर दिया। अदीप साहब, मेरी आवाज लेकिन आपको मिल रही है? मैं तो इस बात से बड़ा मुतमईन हूं कि वो, क्योंकि कोविड में गए, इसलिए मेरा बिलीव है कि उन्होंने शहादत पाई है। अल्लाह उनके गुनाहों को, उनकी गलतियों को माफ करेगा, और जो वो करके गए इस मुल्क के लिए, जी, वो हमेशा याद रखा जाएगा। मेरी आवाज आपको मिल रही हो तो मैं आखिरी मुलाकात जो आपकी हुई थी उसके बारे में जानना चाह रहा था। आखिर आखिरी मुलाकात में क्या क्या बातें हुई थी आपकी? लगता है मेरी आवाज वहां तक नहीं पहुंच रही है। विनोद जी, जी बहुत सारे वाकयात हैं, हम पत्रकारों से जुड़े हुए भी बहुत सारे वाकयात हैं उनके। मुझे याद है एक बार 2000 की जब हम लोग रखी थी, वहां पर हम पहुंचे थे और सोनिया गांधी जी भी उसमें आई थी। पासवान जी और बहुत रखा करते थे इफ्तार पार्टी हाँ, में। और सोनिया गांधी जी वहां पर आई थी तो तमाम जी मीडिया उनकी बाइट लेने के लिए जब दौड़ा तो एसपीजी के लोगों से बहुत झड़प हुई तमाम मीडिया पर्संस की। वहां पर मैं खुद वहां पर मौजूद था। मैं भी था उस समय वहां हाँ पर हाँ, उस वहां पर इफ्तार आपको याद होगा तो काफी तीखी नोकझोंक हुई थी एसपीजी के लोगों से सोनिया गांधी की बाइट लेने के लिए। और सोनिया गांधी जी और उनका काफिला तो चला गया था और मीडिया उस वक्त हम तमाम लोग भड़के हुए थे। तो अहमद पटेल अंदर से आए थे और उन्होंने जिस तरीके से उस सिचुएशन को मैनेज किया, हैंडल किया। हाँ हैंडल किया, वो मेरा उनके साथ पहला इंटरेक्शन था और मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं बड़ा इंप्रेस हुआ जिस तरीके से उन्होंने एक एक का नाम लेके अपने पास बुलाकर और उस सिचुएशन को संभाला, उस सिचुएशन से उस पूरे मामले को ठंडा कर दिया अपनी बातों से।
तो ये खूबी थी उनके अंदर, और इसी खूबी की वजह से वो कांग्रेस आला कमान में और कांग्रेस पार्टी में इतना बड़ा रुतबा हासिल कर पाए। देखिए, उनके अंदर जो सबसे बड़ी खूबी थी, जो यदीप साहब ने भी जिसका जिक्र किया, कि वो चीजों को जज बहुत करते थे। हर तरह की अच्छाई, बुराई, नाराजगी, आलोचना, निंदा, आरोप सब वो अपने ऊपर झेल लेते थे। जो नेतृत्व को लेकर के लोगों के अंदर जो भी गुस्सा, नाराजगी कुछ भी होती थी, वो अपने ऊपर ले लेते थे। सफलता जब भी होती थी कांग्रेस पार्टी की, उसका श्रेय वो नेतृत्व को देते थे, सोनिया गांधी को देते थे, या बाद में राहुल गांधी आ गए उनको देते थे। लेकिन जो भी विफलता होती थी उसको वो आगे बढ़ करके अपने ऊपर ले लेते थे कि भाई, और लोग कहते भी थे कि, तो कभी उसको लेकर के वो नहीं करते थे। लेकिन जो, अगर मैं पत्रकारों के साथ उनके रिश्तों की बात करूं, या जैसे अदीप साहब ने कहा कि बहुत सारे मसलों पर वो खामोशी से जो है अपना काम करते थे। अब मैं आपको एक अपना अनुभव बताता हूँ। इन दिनों किसी भी सेंसिटिव खबर को लेकर के नेताओं के अंदर बहुत ज्यादा इंटॉलरेंस है, असहिष्णुता है। आज कोई आप खबर किसी बड़े नेता के खिलाफ लिखिए, किसी पार्टी का हो, मैं किसी भी एक व्यक्ति पार्टी को नहीं कर रहा, तो तुरंत आपको टेलीफोन आ जाएगा, तुरंत जो है उसका वो होगा, जैसा भी होगा। मैं आउटलुक में, नई दुनिया में, उस दौर में जब यूपीए की सरकार थी, मैंने बहुत सारी खबरें लिखी, अदीप साहब गवाह हैं उसके, जिसमें उस समय की सरकार, उस समय के तमाम नेताओं को खबरें परेशान करने वाली थी। लेकिन कभी मुझे अहमद भाई का कोई फोन नहीं आया इस बात को लेके कि ये खबर आपने क्यों लिखी, आपको ऐसा नहीं लिखना चाहिए था विनोद भाई। एक बार उनका फोन आया, वो भी इसलिए मैं बता रहा हूं कि एक खबर मैंने लिखी कांग्रेस की मुस्लिम पॉलिटिक्स को लेकर के, और उसमें मैंने लिखा है किस तरह कुछ मुस्लिम नेताओं के साथ कांग्रेस की जो है गुपचुप रणनीति बन रही है। और उसमें मैंने उनका जिक्र किया कि अहमद पटेल साहब भी इसमें सक्रिय हैं, और वो भी उस दिन उस बैठक में थे, उनसे मिले थे। खबर छप गई। अगले दिन उनका मुझे फोन आया दोपहर में कि विनोद भाई, आपकी खबर पढ़ी, मुझे उसमें सिर्फ आपको एक फैक्ट आपका ठीक कराना है। मैंने क्या? बोले, वो आपने लिखा है कि मैं भी सक्रिय हूँ पर्दे के पीछे से, और मैं उस दिन बैठक में था। तो एक बात तो ये कि मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है उस मीटिंग से, और मैं उस दिन दिल्ली से बाहर था, बस मुझे इतना कहना था। आप बाकी देख लीजिए, आप अपने सोर्स से एक बार इसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा। तो आपकी खबर चूंकि लोग पढ़ते हैं, उसकी क्रेडिबिलिटी है, तो उसमें फैक्ट्स गलत नहीं जाने चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने अपने जो सोर्स थे उनसे पूछा, तो उन्होंने भी माना, बोले हाँ ये गलती हो गई बताने में, अहमद भाई उस दिन दिल्ली में नहीं थे। तो हमने कहा आप तो गलत बात करते हैं, इस तरह नहीं पता। बोले मुझे गलत जानकारी मिली, उन्होंने सफाई दी। मैंने अगले दिन फिर उसका एक छोटा सा स्पष्टीकरण अपने अखबार में दे दिया, मैंने ये जिम्मेदारी। तो बस, तो ये इस तरह का उनका था। उन्होंने ये कोई ताना मुझे नहीं दिया कि आपने क्यों लिख दिया। आप कोई, कई बार ये भी कह सकता था कोई बड़ा नेता कि अरे आपको इतनी जानकारी भी नहीं है, आप इतने बड़े पत्रकार बनते हैं, लेकिन वो बड़े प्यार से, बड़े सहज भाव से। तो ये एक उनके स्वभाव की बात थी। दूसरी बात ये है कि जब भी कभी, मतलब मैं आपको बताता हूं, अब वो मुझे घटना एक बड़ा एक सेंसिटिव खबर थी कोई, और वो, हाँ, वो क्या था कि जब यूपीए जब जीत के आई, और उसमें जो है 2009 की बात है, दोबारा जब जीती, तो किशोर चंद्र देव को स्पीकर बनाने का फैसला लगभग तय हो गया था, और इसका अनाउंसमेंट भी पार्टी की तरफ से हो गया था, किशोर चंद्र देव जो है वो स्पीकर बनाए जाएंगे। लेकिन अचानक जो है एक खबर उड़ती सी हमारे संपादक आलोक मेहता जी के पास आई कि शायद किशोर चंद्र देव नहीं बनेंगे, मीरा कुमार पर सहमति बनेगी। लेकिन तब तक कंफर्मेशन कहीं से नहीं था। तो मैंने, आलोक जी ने मुझसे कहा यार इस तरह खबर, मैंने कहा कुछ हमें भी लग रहा है, लेकिन किशोर चंद्र देव का तो सारा सब तय हो गया। तो बोले नहीं, एक बार चेक करो इसको। तो मैंने कई लोगों को फोन किया, तमाम बड़े नेताओं को जो उस वक्त हमारे संपर्क में थे, लेकिन किसी ने भी इसके बारे में कंफर्म करने से इनकार कर दिया। मैंने अहमद भाई को फोन लगाया, उनका फोन उठा नहीं, मीटिंग में रहे होंगे। 2 घंटे बाद उनका फोन आया कि आपका फोन आया था विनोद जी। तो मैंने कहा अहमद भाई ये क्या स्पीकर जो है मीरा कुमार बन रही है किशोर चंद्र देव की जगह? तो एकदम खामोश हो गए। फिर एकदम धीरे से बोले कि आपको खबर कहाँ से पता लगी? तो हमने कहा कि अहमद भाई ये पत्रकार हूँ, थोड़ा बहुत तो इधर उधर घूम घाम लेता हूँ, आप खाली इतना बता दीजिए सही है कि गलत है। तो हंसने लगे, बोले अब आपको पता लगी तो सही पता लगी, वो गलत तो लगेगी नहीं, लेकिन मेरी आपकी कोई बात नहीं हुई है। अच्छा, तो मैं समझ गया। वो तो मैंने बहुत सुलझे हुए। तो मैंने फिर उस खबर को ब्रेक किया अखबार में, खाली तब तक टीवी में बाद में रात में आ गई थी। तो कहने का मतलब ये है कि उस तरह खबरों के मामले में हम लोग उनसे कई बार बात करके पूछ लेते थे, और वो बता भी देते थे। अदीप साहब, आखिरी बात आपसे करेंगे और फिर इजाजत भी चाहेंगे आपसे।
आखिरी मुलाकात में क्या क्या बातें हुई थी आपकी अहमद साहब से? देखिए, काफी अरसे से तो मैं बीमार चल रहा हूँ, लेकिन मैं कभी कभी जो मुझे फीडबैक मिलता था कांग्रेस के मुतालिक, कौन अच्छे हैं कौन बुरे हैं, और तो वो मैं उनको बताने जाता था। एक रात में सब ओढ़ आड़ के बगैर उनको बताए पहुंच गया। उड़ीसा का मसला था जी। तो देखते ही एकदम खड़े, जैसे ही पता लगा कि मैं आया हूं तो अपने केबिन से निकल के भाग के बाहर आए और बोले, आप क्यों आ गए? अरे इस बीमारी में आ गए। मैंने कहा, अहमद भाई, खबर आपको देनी थी, बहुत अहम है कि फला फला लोग आपकी पार्टी को छोड़ने का मसला बन रहा है। वो एक मसला था जी। बस। वो कहने लगे, नहीं आपने टेलीफोन क्यों नहीं किया, आप खुद क्यों आ गए, मैं आ जाता। तो वो हमेशा, जब वो सियासत में उस वक्त वाजपेयी जी की सरकार थी, मैं वहां रहता था अबुल फजल में, जी। तो वो अक्सर वहीं आ जाते थे मेरे पास, लोग ढूंढते भी रहते थे और हमारी उनकी बहुत सीक्रेट अलग मीटिंगें होती थी। तो बोले, अब आपकी उम्र इस काबिल नहीं है। आखिरी बार जो उनसे अक्टूबर का गालिबन था या नवंबर सितंबर के आखिरी, मैंने फोन किया उनको, मैंने कहा, अहमद भाई मैं आपके पास आना चाह रहा हूँ। तो उनका, आदिप भाई वो बिल्कुल मत आइएगा, मुझे शुबा हो रहा है कि मुझे कोविड हो गया। अच्छा। तो आप बिल्कुल मत आइएगा और मैं खुद ही आपके पास आऊंगा। और मुझे आना है, ड्यू है आपके यहाँ। तो और फिर ये तस्दीक की कि यहाँ मत निकलना। तो वो मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त आखिरी है। बातचीत थी जी, आपकी उनके साथ? आखिरी बात मेरी बस वही उनसे हुई थी। बीच में मैंने बहुत कोशिश की, फिर उनके बेटे से बात करने की कोशिश की, तो बेटे ने कहा कि बस आप दुआ कीजिए। लेकिन कोई उनसे आखिरी बात मेरी इस तरह की नहीं हुई। चलिए, सियासी अब गुफ्तगू जरूर दुआ ही कर उससे सकते पहले हैं। 2-3 बार हुई थी और मुझसे कहते थे कि अदीब भाई, अब आपकी सेहत इस काबिल नहीं रही, तो आप बहुत बहादुर आदमी हैं। जब मैंने उनसे कहा कि नहीं मैं तो लड़ता रहूंगा, तो बोले, भाई कुछ नहीं ठीक होगा, आप आपकी जबान बहुत सख्त है और प्लीज का। मैंने कहा, अहमद भाई मेरा आपका यही इख्तलाफ रहेगा कि आप हर चीज दिल पे लेके चुप हो जाते हैं, लेकिन मैं क्या करूं कि मैं अपनी जबान से मजबूर हूं। चलिए, लेकिन बहुत बहुत मैं, शुक्रिया अदीब साहब। अब दुआ ही कर सकते हैं जी, उनके और लिए कि किस्से और वाकयात तो इतने हैं कि सुबह कि से वो, शाम हो जाएगी। लेकिन मैं ये समझता हूं कि हिंदुस्तान की सियासत में कोई राय नहीं है इसमें, कोई शक नहीं है, आपकी बात में कोई राय नहीं है कि एक बहुत बड़ा नुकसान न सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए है बल्कि पूरे मुल्क के लिए है और उन तमाम लोगों के लिए है जाती तौर पर अहमद पटेल के ताल्लुकात जिनसे थे। अब दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे और उनको एक आला मकाम अता करे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। अदीब साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। विनोद जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। मुझे इजाज़त दीजिए।